आप सभी को ममता कुलकर्णी तो याद ही होंगी। हम सभी ने ममता कुलकर्णी को करण अर्जुन फिल्म में देखा था। ममता बॉलीवुड की काफी खूबसूरत और फेमस एक्ट्रेस थी, लेकिन ममता कुलकर्णी बॉलीवुड से अचानक पूरी तरीके से गायब हो गई थी। किसी को नहीं पता था कि ममता कहाँ है। लेकिन फिर एक दिन ममता का एक इंटरव्यू टीवी पर आता है, जिसमें ममता एक साध्वी के रूप में नजर आती हैं। आखिरकार ममता कुलकर्णी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इतनी फेमस हीरोइन सडनली बॉलीवुड से गायब हो गई और दोबारा दिखी भी तो इस अवतार में। आखिरकार क्या हुआ था ममता कुलकर्णी के साथ, आज मैं सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 बॉलीवुड सेलेब्स के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने खुद अपना करियर खत्म कर लिया। जहां एक कोकेन खरीदते हुए पकड़ा गया, वहीं एक सेक्स स्कैंडल के चलते बर्बाद हो गया और एक एक्ट्रेस तो इंडिया के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के प्यार में पड़ गई थी। चलिए तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी फरदीन खान को तो जानते ही होंगे। फरदीन खान कई सारी बॉलीवुड मूवीज में नजर आ चुके हैं। फरदीन खान बॉलीवुड के वन ऑफ द प्रॉमिसिंग एंड हैंडसम एक्टर थे, जिन्होंने की भूत और जंगली जैसी मूवीज में अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित कर दिया था कि वे अपने फादर फिरोज खान की ही तरह एक बेहतरीन एक्टर है। फरदीन खान ने नो एंट्री, हे बेबी और ऑल दी बेस्ट जैसी मूवीज में बेहतरीन कॉमेडी करके ऑडियंस के दिल में अपनी जगह बनाई थी। इस पॉइंट तक सबको लग रहा था कि फरदीन खान अपने फादर फिरोज खान की ही तरह एक सक्सेसफुल एक्टर साबित होंगे। लेकिन फिर फरदीन खान के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वे लगभग बॉलीवुड से गायब ही हो गए। 2010 से लेकर 2023 तक फरदीन खान किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए। सो बात है मई 2001 की, जब फरदीन खान को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट द्वारा अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि फरदीन के पास 1 ग्राम कोकेन मिला था। Actor Fardeen Khan has been charged for possession of the drug cocaine. एक्चुअली में मई 2001 में एनसीबी के डायरेक्टर जनरल गोपाल आचार्य को एक टिप मिलती है, जहां गोपाल आचार्य को पता चलता है कि बॉलीवुड में कहीं से ड्रग्स सप्लाई हो रहे हैं, और साथ ही गोपाल आचार्य को ये भी पता चलता है कि जल्द ही एक डील जुहू में होने वाली है। इस टिप के मिलते ही गोपाल आचार्य बिना टाइम वेस्ट किए कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पीछे अपने एजेंट्स सीक्रेटली लगा देते हैं, जहाँ फरदीन खान के पीछे भी एनसीबी के एजेंट्स लगाए जाते हैं। इसके बाद अनजान फरदीन खान एक रात बैंड्रा के एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर अपनी कार में जुहू की तरफ निकलते हैं, और जुहू जाकर फरदीन एक बंदे से मिलते हैं जिसका नाम नसीर था, जो कि फरदीन खान को कोकेन सप्लाई करता था। इसके बाद फरदीन नसीर को लेकर अपनी कार में एटीएम की तरफ निकलते हैं ताकि वे नसीर को कोकेन के पैसे दे सके। लेकिन तभी एनसीबी वाले नसीर और फरदीन खान को कार में ही दबोच लेते हैं। A Mumbai court has found Bollywood actor Fardeen Khan guilty of consuming drugs. नारकोटिक्स द्वारा फरदीन के पकड़े जाने के बाद फरदीन ने ये एडमिट किया था कि वे अपने वर्क स्ट्रेस को कम करने के लिए ड्रग्स लेते थे और उन्हें इसकी एडिक्शन हो गई थी। इस अरेस्ट के बाद फरदीन को रिहेबिलिटेशन के लिए भेजा गया ताकि वे अपना ट्रीटमेंट करवा कर एडिक्शन से छुटकारा पा सके। फरदीन को बेल मिलने के बाद भी ये केस काफी लंबा चला और फाइनली 2012 में फरदीन खान को इम्यूनिटी मिल गई, जब उन्होंने डी एडिक्शन प्रोग्राम कंप्लीट किया। Relief for actor Fardeen Khan, a Mumbai Sessions Court has granted immunity to the actor from prosecution in a drugs case. लेकिन इस अरेस्ट के बाद फरदीन का करियर डाउन होता गया। फिल्मों के ऑफर्स दिन ब दिन कम हो गए। कोकेन के साथ उनका नाम जुड़ने की वजह से फरदीन की इमेज काफी खराब हो गई, और इसके बाद फरदीन खान हमें बॉलीवुड में कभी भी दिखाई नहीं दिए। लेकिन अभी हाल ही में आई मूवी खेल खेल में फरदीन खान नजर आए थे, जिस मूवी के जरिए फरदीन खान ने अपना कमबैक करने की कोशिश की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और फरदीन खान का एक बार फिर कमबैक नहीं हो पाया। आप सभी ममता कुलकर्णी को तो जानते ही होंगे। हाँ, ये वही एक्ट्रेस हैं जो कि करण अर्जुन फिल्म में सलमान खान का लव इंटरेस्ट थी। करण अर्जुन फिल्म के अलावा भी ममता कुलकर्णी ने कई सारी बेहतरीन मूवीज में काम किया है, लाइक नसीब, चाइना गेट और सबसे बड़ा खिलाड़ी। ममता कुलकर्णी का बॉलीवुड करियर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग था। वे सलमान, शाहरुख और अक्षय जैसे सुपरस्टार के साथ ऑलरेडी काम कर चुकी थी। लेकिन फिर ममता कुलकर्णी के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स और कंट्रोवर्सीज हुई जिसकी वजह से उनका बॉलीवुड करियर पूरी तरीके से खत्म हो गया। और एक बड़ी खबर आ रही है, अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के खिलाफ ठाणे की अदालत ने जारी किया है गैर जमानती वारंट।
सो हम सभी ये तो जानते ही हैं कि ममता कुलकर्णी काफी ज्यादा खूबसूरत और फेमस एक्ट्रेस थी, इसीलिए ममता कुलकर्णी को अक्सर अलग अलग मैगजीन वाले फोटोशूट के लिए अप्रोच करते रहते थे और ममता कुलकर्णी इन मैगजीन के लिए अपना फोटोशूट भी करवाती थी, क्योंकि उस समय मैगजीन सुर्खियों में बने रहने का एक बहुत अच्छा जरिया था। लेकिन ममता कुलकर्णी को कहाँ पता था कि यही मैगजीन उनके बॉलीवुड करियर के खत्म होने का कारण बनेगी। बात है 1993 की। इस साल ममता कुलकर्णी को स्टारडस्ट मैगजीन वाले एक हॉट एंड बोल्ड फोटोशूट के लिए अप्रोच करते हैं। अब ममता कुलकर्णी हॉलीवुड से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थी, इसलिए ममता बिना कुछ सोचे समझे इस हॉट एंड बोल्ड फोटोशूट के लिए हामी भर देती है और बिना किसी दिक्कत के स्टारडस्ट मैगजीन वालों के लिए अपना हॉट फोटोशूट करवाती है। और जब ममता कुलकर्णी की ये हॉट फोटोशूट वाली मैगजीन मार्केट में रिलीज की जाती है तो ये मैगजीन उम्मीद से पहले ही सोल्ड आउट हो जाती है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इस मैगजीन में ममता कुलकर्णी टॉपलेस थी। ममता कुलकर्णी का ये टॉपलेस फोटोशूट देखकर सभी हैरान थे। इस फोटोशूट ने ममता कुलकर्णी की इमेज काफी ज्यादा बोल्ड और कंट्रोवर्शियल बना दी थी, जो कि उस समय के ट्रेडिशनल बॉलीवुड स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा अलग थी। ममता को इस फोटोशूट के लिए काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा। ऑडियंस का कहना था कि ममता ने इंडियन वैल्यूज को हाइड किया है। इस इंसिडेंट्स के बाद ममता कभी तुम कभी हम फिल्म में नजर आई और फिर बॉलीवुड से अचानक गायब हो गयी। लेकिन 2006 में एक बार फिर ममता सुर्खियों में आई, क्योंकि उनका नाम विक्की गोस्वामी नामक एक व्यक्ति से जोड़ा जाने लगा। विक्की गोस्वामी कोई और नहीं बल्कि इंडिया में हो रहे एक बहुत बड़े ड्रग रैकेट का मास्टरमाइंड था, जहां विक्की गोस्वामी के साथ उनकी वाइफ पर भी एलिगेशन लगाए जा रहे थे। और विक्की गोस्वामी की वाइफ कोई और नहीं बल्कि ममता कुलकर्णी थी। एक्चुअली में इस फोटोशूट वाले इंसिडेंट्स के बाद ममता कुलकर्णी दुबई चली गई, जहाँ वे विक्की गोस्वामी से मिली और दुबई में ही विक्की गोस्वामी से शादी कर ली। अब विक्की गोस्वामी की वाइफ होने की वजह से ममता कुलकर्णी भी इस 2000 करोड़ के ड्रग रैकेट का हिस्सा थी। कोर्ट ने ममता कुलकर्णी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी एंड उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया और साथ ही ममता की सभी प्रॉपर्टीज को सीज कर दिया गया। 1992 में फिल्म तिरंगा से अपने करियर की शुरुआत करने वाली ममता कुलकर्णी अब भगोड़ा घोषित हो चुकी। लेकिन इन कंट्रोवर्सीज के कुछ सालों बाद ममता कुलकर्णी का टीवी पर एक इंटरव्यू आया, जिस इंटरव्यू में ममता कुलकर्णी बताती हैं कि वे फिलहाल केन्या में हैं और एक साध्वी बन चुकी हैं। और साथ में वे इंटरव्यू में ये भी कहती हुई नजर आती हैं कि उनका ड्रग्स और विक्की गोस्वामी से कोई कनेक्शन नहीं है। ममता इस इंटरव्यू में ये भी बताती हैं कि उन पर लगे एलिगेशन की वजह से अब वे इंडिया नहीं आ सकती हैं। अब वे इंडिया आए या ना आए, लेकिन उन पर इन एलिगेशंस और कंट्रोवर्सीज की वजह से उनका बॉलीवुड करियर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। यार एक टाइम था जब मोनिका बेदी का नाम बॉलीवुड में काफी पॉपुलर था। मोनिका बेदी धीरे धीरे करके बॉलीवुड में अपना नाम कमा रही थी। मोनिका बेदी ने बॉलीवुड में टोटल 12 मूवीज में काम किया है, जिसमें जोड़ी नंबर 1 और तिरछी टोपी वाला जैसी फेमस मूवी शामिल है। मोनिका बेदी का करियर ठीक ठाक चल रहा था। मोनिका को ठीक ठाक मूवीज भी ऑफर हो रही थी, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जहां मोनिका का करियर अचानक से खत्म हो गया, क्योंकि मोनिका बेदी का नाम गैंगस्टर अबू सलीम के साथ जोड़ा जाने लगा। अब जो लोग अबू सलीम को नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बता दूं, अबू सलीम अंडरवर्ल्ड का एक डॉन था और मोनिका बेदी अबू सलीम के साथ रिलेशनशिप में थी। कहा तो ये भी जाता है कि मोनिका बेदी की सक्सेस के पीछे अबू सलीम का हाथ था। अबू सलीम के बॉलीवुड में काफी अच्छे कनेक्शन होने के कारण मोनिका को फिल्में ऑफर होती रहती थी। बात है 1993 की, जब मुंबई में कई सारे ब्लास्ट एक साथ हुए थे और इन बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे कई सारे गैंगस्टर के नाम सामने आए थे, जिसमें से एक नाम अबू सलीम का भी था। अबू सलीम इन बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इंडिया से भाग गया था और तभी से मोनिका बेदी भी गायब थी। लेकिन फिर 2002 में मोनिका बेदी और अबू सलीम को पुर्तगाल में फेक पासपोर्ट के साथ पकड़ा जाता है। मोनिका के पकड़े जाने के बाद मोनिका बेदी का कहना था कि उन्हें अबू सलीम से दूर जाना था, लेकिन वे अबू सलीम के साथ ना चाहते हुए भी फंस गई थी। इस इंसिडेंट्स के बाद जब मोनिका बेदी को वापस इंडिया लाया गया तो मोनिका बेदी को भी अबू सलीम के साथ जेल जाना पड़ा। अबू सलीम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पण करके लाया गया है। कोर्ट ने सलीम को बम ब्लास्ट का मेन कॉन्स्पिरेटर बताया। अबू सलीम वाले इस स्कैंडल के चलते मोनिका का बॉलीवुड करियर पूरी तरीके से खत्म हो गया। जहां मोनिका बॉलीवुड में एक प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस साबित हो रही थी, वहीं अब उनका नाम सिर्फ कंट्रोवर्सी से जुड़ा रहता है।
वेल, आप में से ज्यादातर लोग अमन वर्मा को तो जानते ही होंगे। अमन वर्मा ने कई सारी बॉलीवुड मूवीज में काम किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अमन वर्मा अपनी मूवीज से ज्यादा अपने टीवी शोज के लिए फेमस थे। खुलजा सिम सिम, खाकी एक बचन और महाभारत कथा, ये सभी वे टीवी शोज थे जिनकी वजह से अमन वर्मा को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। हो रही है ना खुजली? यहाँ नहीं तो कहाँ? डाउन हियर, खुलजा सिम सिम, स्क्रैच। लेकिन मैं आपको बता दूं, अमन वर्मा इन सभी शो से ज्यादा पॉपुलर हुए थे इंडिया टीवी के उस शो के लिए जिस शो ने अमन वर्मा का रियल चेहरा दुनिया के सामने लाया था। लेकिन सबूत भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। अमन वर्मा को एक्सपोज किया हमारी अंडरकवर रिपोर्टर ने, जो रुचि के नाम से ऑपरेट कर रही थी। सो बात है 2003 की। इस समय ज्यादातर न्यूज चैनल वाले अपने काम को लेकर ऑनेस्ट रहते थे और इसी समय इंडिया टीवी पर एक ऐसा शो चलाया जा रहा था जिस शो में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का रियल चेहरा दुनिया के सामने लाया जाता था। इंडिया टीवी के शो के माध्यम से कई सारे बॉलीवुड स्टार कास्टिंग काउच के स्कैंडल में ऑलरेडी धर लिए गए थे और अब बारी थी अमन वर्मा की। सो हुआ कुछ ऐसा था कि एक दिन एक लेडी न्यूज रिपोर्टर अमन वर्मा को कॉन्टेक्ट करती है और कहती हैं कि मैं एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हूं और मुझे इंडस्ट्री में काम चाहिए। तो अमन वर्मा इस न्यूज रिपोर्टर लेडी को सचमुच एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस समझ के कहते हैं कि तुम्हें काम मिल जाएगा, बस इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ मुंबई में ओवरनाइट स्टे करना होगा। लेकिन जब अमन वर्मा ने उनसे ये कहा कि उसे मुंबई में रात गुजारनी होगी, ओवरनाइट स्टे करना होगा, तो हमारी रिपोर्टर का शक कंफर्म हो गया। अब अमन वर्मा ने उस लेडी न्यूज रिपोर्टर से जो भी डिमांड की थी ये सब कुछ इंडिया टीवी के न्यूज रिपोर्टर ने रिकॉर्ड कर लिया था और फिर इसके बाद स्टिंग ऑपरेशन की पूरी टीम अमन वर्मा के घर पहुंच गई। अंडरकवर रिपोर्टर ने अमन वर्मा की सारी हरकतों को छुपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। जब अमन वर्मा बाथरूम में गए तो रिपोर्टर ने स्टिंग ऑपरेशन की पूरी टीम को अंदर बुला लिया। जिसके बाद अमन वर्मा की इस न्यूज को जब टीवी चैनल पर दिखाया गया तो रातों रात उनकी इमेज काफी ज्यादा गिर गई। अमन वर्मा एक फेमस पर्सनैलिटी से एक बदनाम पर्सनैलिटी में बदल गए। इस इंसिडेंट्स के बाद कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अमन वर्मा को डिफेंड करने की कोशिश की। इवन सलमान खान तो अमन वर्मा को खुलेआम सपोर्ट करते नजर आए। लेकिन जो भी हो, इंडिया टीवी के इस शो की वजह से अमन वर्मा की इमेज काफी ज्यादा गिर गई थी। उन्हें काफी ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ा। इसके बाद वे बहुत ही कम मूवीज में नजर आए। अमन वर्मा ने बिग बॉस के जरिए अपना कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन ये कमबैक भी फेल रहा। आप सभी ने कभी न कभी ये सॉन्ग तो सुना ही होगा कि मैं हूँ हीरो तेरा, जैसे कि खुद सलमान खान ने गाया था। ये सॉन्ग 2015 में आई हीरो फिल्म का था, जिस फिल्म में सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी और आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली नजर आए थे। सूरज पंचोली ने इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में अपने कदम रखे ही थे कि एक दिन अचानक उनके कदमों पर पूर्ण विराम लग गया। सूरज की कुछ पुरानी गलतियों के चलते सूरज का बॉलीवुड करियर पूरी तरीके से खत्म हो गया। सो बात है 10 जून 2013 की। इस दिन सूरज पंचोली को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जाता है। सूरज पंचोली पर ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जिया खान को सुसाइड करने के लिए उकसाया है। एक्चुअली में सूरज पंचोली के अरेस्ट होने के ठीक 7 दिन पहले ही, यानी कि 3 जून 2013 को एक्ट्रेस जिया खान ने अपने अपार्टमेंट में सुसाइड कर लिया था और जिया खान कोई और नहीं बल्कि सूरज पंचोली की एक्स गर्लफ्रेंड थी। और सुसाइड के कुछ दिनों बाद जिया की सिस्टर को जिया के अपार्टमेंट में 6 पेजेस के कुछ नोट्स मिलते हैं जो कि खुद जिया खान ने लिखे थे सुसाइड करने से पहले। जिन लेटर्स में जिया खान ने बताया था कि वे काफी ज्यादा डिप्रेस और होपलेस हैं क्योंकि उनके साथ किसी ने धोखा किया है। अब इन लेटर्स में किसी भी पर्सन का नाम मेंशन नहीं किया गया था, तो ये कहना मुश्किल था कि आखिरकार जिया खान किससे और क्यों परेशान थी। लेकिन सभी जानते थे कि जिया खान सूरज पंचोली के साथ रिलेशनशिप में थी और ये जो कुछ भी हुआ है इसमें कहीं न कहीं सूरज पंचोली का हाथ है। इन 6 पेजेस के लेटर्स को पढ़ने के बाद कहीं न कहीं ये लग रहा था कि सूरज पंचोली ने जिया खान को सुसाइड करने के लिए उकसाया है और इन्हीं 6 पेजेस के नोट्स की वजह से सूरज पंचोली को अरेस्ट किया गया। सूरज पंचोली के अरेस्ट होने के बाद सूरज पंचोली को लगभग 22 दिनों तक जेल में रखा जाता है और लगभग 22 दिनों की जेल के बाद सूरज पंचोली को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा रिहा कर दिया जाता है। अब भले ही सूरज पंचोली रिहा कर दिए गए थे, लेकिन ये केस अभी खत्म नहीं हुआ था। जिया खान की मदर राबिया खान पूरी कोशिश कर रही थी कि वे सूरज पंचोली को सजा दिला सकें और उनकी इसी कोशिश के चलते जिया खान का ये केस 2013 में ही CBI को सौंप दिया गया, जिसके बाद सूरज पंचोली की परेशानी और भी बढ़ गई। राबिया खान ने सूरज पंचोली पर काफी सारे एलिगेशंस लगाए। ये केस 2013 से लेके 2023 तक चला एंड फाइनली अप्रैल 2023 में सबूतों के अभाव के कारण सूरज पंचोली को क्लीन चिट दे दी गई। अब 2015 से लेकर 2021 तक सूरज पंचोली की टोटल 3 मूवीज आई थी, लेकिन इस 10 साल चले ऑनगोइंग लीगल बैटल के चलते सूरज पंचोली अपनी मूवीज से ज्यादा इस केस के लिए फेमस रहे। उनकी नेगेटिव इमेज के कारण उनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाई। सूरज
पर लगे इन एलिगेशंस की वजह से सूरज को काफी ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ा। इन एलिगेशंस के चलते पब्लिक में सूरज पंचोली की एक नेगेटिव इमेज बन गई थी। अब भले ही सूरज को कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन सूरज पंचोली को ऑडियंस ने अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। एक तरफ ये केस था और दूसरी तरफ नेपोटिज्म का धप्पा। इन सब के चलते सूरज पंचोली का बॉलीवुड करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया और आज सूरज पंचोली बॉलीवुड से पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं।